जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख करके समझ गए होंगे कि राज्य व्यवस्था के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के मैं हाजिर हूं। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि एसआई में पूछे गए हैं। अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हम एक बार समरी के तौर पर देखते हैं, फिर हम आने वाले समय में हम थ्योरी को देखेंगे और फिर आपकी मूल विधि पर आएंगे। ओके, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। यूपीएसआई बैच का ये पेपर है, डेट सामने लिखी हुई है 20 दिसंबर 2017 को ये प्रश्न आया। मीटिंग यानी कि सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और 2018 में इसे पुनः एएसआई असिस्टेंट एसआई में पूछा गया। तो प्रश्न बड़ा अच्छा है और बड़े मजेदार प्रश्न है। ये पहला ही संविधान की, जैसे कि मान के चलिए जब कोई बुक्स लिखते हैं, पब्लिश की जाती है, तो जब हम लिखते हैं बुक्स को तो बुक्स के ये पन्ने जो होते हैं, इन पन्नों के बॉर्डर की बात हो रही है। इन बॉर्डर में डिजाइन, ये बेल, लताएं, ये पुष्प, ये कौन बनाया है संविधान पे? क्वेश्चन सिंपल सा इतना है। ऑप्शन कह रहे हैं श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी राय, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब यहां पे आपका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर में यहां पे बच्चा, जो हमारे छात्र भाई हैं, हमारे स्टूडेंट जो मित्रगण हैं, वो ये कंफ्यूज में होंगे दो नाम में। एक नाम आपको ये लग रहा होगा, एक नाम इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे और एक नाम इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। सिर्फ दो नाम में कंफ्यूजन आपको है, बाकी कंफ्यूजन नहीं है। तो बात को समझिएगा, ये महोदय जो हैं इन्होंने इसे लिखा है, संविधान को लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। ये लेखक हैं संविधान के, ठीक है, लेखक, ये संविधान के लेखक महोदय हैं। लेकिन संविधान के पन्नों पर डिजाइन करने वाले व्यक्ति हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के बारे में इतना जान लीजिए कि नंदलाल बोस जी को अगर हम कहें तो नंदलाल बोस जी ये शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन के चित्रकार थे। ये प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, ये चित्रकार महोदय थे। इनका एक शिष्य है, शिष्य जो इनका है वो है राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। ये नाम मैंने क्यों लिखा, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राम मनोहर सिन्हा जो हैं, ये महोदय जो हैं, ये संविधान के प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना के पन्ने पर, प्रस्तावना के पन्नों पर चित्रकारी की थी, चित्रकारी की थी। समझे मेरे भाइयों? तो इस वर्ष अगर एसआई में यह प्रश्न डाल दिया जाए कि बताएं, यहीं पर चेंज कर दिया जाए, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना के पन्नों पर चित्रकारी की, उस पर डिजाइन डाला, तो आपको यहां अब उत्तर क्या देना होगा? यानी कि एक नाम इसमें और बढ़ जाएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में नाम डाला जाएगा। हम किनका नाम डालेंगे? राम मनोहर सिन्हा जी का नाम डालेंगे कि राम मनोहर सिन्हा जी हैं, और इसमें से एक नाम हम हटा देंगे। तब आपका उत्तर क्या होगा? राम मनोहर सिन्हा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शुरुआत बड़े अच्छे क्वेश्चन से हुई है, जिसे कहते हैं एकदम मजा आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार
पहली बार पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था। अब देखो ये भी यानी कहां गए आया हुआ प्रश्न है, शिफ्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ऑप्शंस कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल और एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। अगर हम बात करते हैं तो आप उत्तर समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इनमें से हम कैसे क्लेरिफिकेशन करेंगे। यहां पे एक चीज की कमी है इस प्रश्न में, जो आयोग ने जब पूछा था तो बच्चों ने इस पर कंप्लेन भी की थी। बच्चों ने कंप्लेन करने का मतलब है बच्चों ने सवाल उठाए थे, लेकिन जैसे हम कहते हैं ये एक सवाल फाइल नहीं हुआ। अभी आपके पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिन पर आयोग का उत्तर मौन रहा कि आयोग उत्तर दे क्या, क्योंकि आपके प्रश्न की जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं कर रही है। भाषा क्या है यहां पे देखिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया, यानी किसके वहां नाम में पहली बार फलाने द्वारा पेश किया गया था। अब यहां पहली बार इसे हम कहते हैं पहली बार औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से फिर डैश मारते हैं हम, औपचारिक रूप से किसके द्वारा पेश किया गया, तब ये उत्तर सटीक बैठता, ठीक है। यहां पे उत्तर हमारा बनेगा एम.एन. राय, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में जिसे कहते हैं संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग की थी, इसे कहते हैं ऑफिशियली मांग, इन्होंने पहली बार की। लेकिन अगर वहां ये लाइन नहीं बनती तो उत्तर तो हालांकि यही है, लाइन बने चाहे ना बने, लेकिन यहां पर विवाद आ गया। विवाद की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर ने पहली बार कहा संविधान, भारत का एक संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में इस बात को कहा अपने आंदोलन के समय, आंदोलन चल रहा है असहयोग आंदोलन, तब किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा, ठीक है, चलिए बापू ने कहा। फिर उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू, नाम क्या आएगा यहां पे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भाई साहब ने कहा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, अंग्रेज थोड़ा खफा खफा हो जाते हैं, अंग्रेज कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। तब 1934 में एम.एन. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार संविधान सभा की ऑफिशियली मांग की। और जब मांग संविधान की तेज होती है भारत में, तो 1935 में अंग्रेज हमारे लिए एक संविधान लाते हैं जिसे कहते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत शासना अधिनियम, ठीक है, भारत शासना अधिनियम, यही हमारा पहला संविधान बनता है अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सरकार के संसदीय यानी कि संसदीय जो व्यवस्था जहां जहां होती है, जिन देशों में होती है, उन देशों में निम्नलिखित में से किससे यानी कौन सा व्यवस्था नहीं होती है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, अगर हम देखें अगर तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि राजशाही शासन, ये है वेस्टमिंस्टर का मॉडल, एक है मंत्रिमंडल और उत्तरदायी शासन। तो अगर हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था में, ये जो वेस्टमिंस्टर का जो मॉडल लिखा हुआ है, वेस्टमिंस्टर का जो मॉडल है ये आता है, ये भी आता है आपका। मंत्रिमंडल वर्तमान समय में है कैबिनेट मिशन, भारत सरकार है, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं हम। उत्तरदायी शासन यानी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी है। राजतंत्र कहें, यहां पर राजतंत्र लिखा हो या राजशाही लिखा हो, यही नहीं है। जिस देश में संसदीय व्यवस्था होती है
वहां जनता के द्वारा नेता चुना जाता है। लेकिन राजशाही क्या कहती है, ये यानी कि यहां पे लोकतंत्र नहीं, ये ये लोकतंत्र को दिखाती नहीं है। यहां पे जो है ये जनता द्वारा चुनी जाएगी नहीं, यहां पे राजतंत्र चलेगा, जो राजा का, एक परिवार का। जैसे इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड में सत्ता एक आदमी के हाथ में है, राजतंत्र व्यवस्था, वहां पे राजा है, रानी है, महारानी है, देख ही रहे हैं आप। लेकिन उनके कार्यों को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, भैया तुम चलाओगे हमारी ये व्यवस्था। उनके यहां परिवार यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा ही सत्ता चलाई जाएगी, उनके ही खानदान के लोग सत्ता में रहेंगे। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली के तहत नहीं आता, किसी देश के नहीं आता है। संसदीय व्यवस्था के दो ही रूप हैं, संघात्मक और अध्याचात्मक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय, भारत का पहला संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 1935, 1939, 1940 और 1937, यानी कि 1935, 1939, 1940, 1937। अब बात इसमें करते क्या है कि इसमें उत्तर होना क्या चाहिए। तो भारत में न्याय की सेवा की शुरुआत, अगर बात करते हैं न्यायालय की व्यवस्था, तो भारत में यहां देखिए न्यायालय की बात की जाए तो न्यायालय 1773 रेगुलेटरी एक्ट से शुरू होती है, ठीक है। यही समय बढ़ेगा और भारत में 1774 में पहली सर्वोच्च न्यायालय खोली जाएगी, पहली सुप्रीम कोर्ट खोली जाएगी, ठीक। यहां तक चलेगा। फिर समय थोड़ा बदलेगा, 1861 का हाई कोर्ट अधिनियम आएगा और भारत में हाई कोर्ट खुलेंगे। लेकिन यहां कह क्या रहा है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ये ऑप्शन कहीं हमारा दिख भी नहीं रहा है, चलो ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ें और समझें पहले। तो भारत में जब 1935 का अधिनियम बनाया गया तो भारत में इस अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट, फेडरल इसे बोलते हैं कोर्ट, फेडरल कोर्ट की शुरुआत की गई, यानी कि फेडरल कोर्ट की बात होगी। अब जब फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी तो फेडरल कोर्ट की बात करें तो फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में रन करना शुरू करती है इंडिया में। फेडरल कोर्ट इंडिया में कब आई? 1937 में। अब होता क्या है, ये कोर्ट तो थी लेकिन हम इसे सुप्रीम कोर्ट भारत की जो अस्तित्व है वो नहीं कह सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा किसी ऊपर के न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां जो व्यवस्था थी, फेडरल कोर्ट को इसको जो है चुनौती, इसको चुनौती कहां दे सकते थे आप? चुनौती इसे लंदन के कोर्ट में दे सकते थे, लंदन के कोर्ट में, लंदन के कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते थे आप। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारी फेडरल कोर्ट रही, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना फेडरल कोर्ट से कर दी गई थी, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नहीं आती है। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत की है, जब यही टूटकर यही व्यवस्था हमारी 1950, अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट आती है इसकी 28 जनवरी 1950 को हमारी यही जो फेडरल कोर्ट थी अब ये सुप्रीम कोर्ट में बदल जाती है। यानी कि पहले क्या थी? फेडरल कोर्ट थी, फेडरल कोर्ट टूट करके बन गई बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट, जब हम गणतंत्र हो गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1937 फेडरल कोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को निम्नलिखित किया गया है? ठीक है, लिया गया है। ठीक, बात यहां पे प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां
होने की संकल्पना को लिया गया था। ठीक, तो अब चलते हैं इसमें, देखते हैं भाई। तो हमारे पास अगर बात की जाए तो ये जो केंद्र है, केंद्र और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जब हमने ली हैं तो वो है कनाडा से। कनाडा से हमने दो चीजें ली हैं। एक, कनाडा से हमने ली है संघ सूची, संघ सूची, और एक है आपका अवशिष्ट सूची। एक क्या है आपकी? अवशिष्ट सूची। ठीक है भाई, ये ली गई है। दो चीजें हमारे पास आई केंद्र से। कौन कौन चीज आई? हमने कनाडा से दो चीजें ली हैं, संघ सूची और अवशिष्ट सूची को हमने यहां से लिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी हमारे उसमें आता है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया से आपने लिया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ली है यहां से, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों की बात अगर कहें तो 1935 के अधिनियम से है, ये के अधिनियम में है ये। क्लियर? तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि भाई केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहां से ली हैं? हमने कनाडा से ली हैं। अच्छा, जो अवशिष्ट सूची होती है ये अधीन किसके होती है? अगर हम कहें ये अधीन जो होती है, अधीन ये होती है पीएम के, यानी कि प्रधानमंत्री के। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो होता है वो होता है इसरो। इसरो, इसे हम बोलेंगे अंतरिक्ष संबंधी मामले प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, और वो जो है किसमें होते हैं? अवशिष्ट सूची में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? ठीक है, तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। बात क्या कह रहे हैं जरा इस पर गौर करिए। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हो रही है। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम आते ही दिमाग में आता है कि चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हैं और मॉन्टेन्यू वहां के उस समय भारत सचिव। तो भारत सचिव वायसराय के नाम से मिलकर बनता था मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको चलते थे कि दोनों को मिला करके। ठीक है, हो सकता हो आपको आगे आने वाले में स्लाइड में क्वेश्चन एक और मिले जो ऐसे ही है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। अब यहां पे इसको भी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये दो नाम है, एक मॉन्टेन्यू है, एक है चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड वायसराय है, मॉन्टेन्यू क्या है? सचिव है। तो मॉन्टेन्यू जो है, अगर हम कहें चेम्सफोर्ड का समय जो रहा है, चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक भारत के जो है क्या रहे? वायसराय रहे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में हमको कोई ऑप्शन मिल रहा है तो सिर्फ एक ही मिल रहा है, यही। इसे हम मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसे हम रोलेट एक्ट भी कहते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट ये भी इसे कहा जाता है। क्लियर? तो हमारा उत्तर हमको मिल गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? वो है 1919 रोलेट एक्ट। इसे हम कभी कहें इनमें से किसे काला कानून कहा जाता है? काला कानून, इसी को कहते हैं भैया काला कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, इसे बोलते हैं काला कानून। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। किस केस में माना गया था? ये बड़ा अच्छा मामला है, ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा ये मामला याद हो गया। ये हम लोग के समय में हम लोगों ने इसको देखा है अपने समय में इस चीज को, मतलब
कोर्ट में इसको अच्छे से समझा भी गया इस पर। अगर बात करते हैं तो ये 1997 का मामला है, 97 का मामला है। और इस मामले में होता क्या है, बड़ा अच्छा मामला था कि जनजातीय जो अच्छे क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के जो लोग व्यक्ति हैं, उनके जो क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों की जमीन को पट्टे पे देते थे लोग। तो जिससे होता क्या था कि अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति थे, इनका अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार बाधित होता था। अगर आप देखें, आपको याद हो तो एससी की जमीन अगर है तो उसे आप नहीं ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं जो ये केस को जो जन्म दिया कि जो बाद में बना एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 वाला जब बनता है, तो उसके बनने के बाद एक प्रावधान यह आता है कि जो उनके क्षेत्र, विशेष क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम कहें तो आपको क्षेत्रों की बात कहें, 5वीं अनुसूची में आपको अनुसूचित जाति जनजाति मिल जाते हैं, उसमें 10 क्षेत्र ऐसे बताए गए हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्षेत्र कौन कौन से उनके रहेंगे, तो उसमें जब ये बात आती है तो उस साल एक मामला आया, और ये मामला बनता है आंध्र प्रदेश राज्य का मामला आता है। जब आंध्र प्रदेश राज्य का मामला, सुप्रीम कोर्ट इसमें फटकार लगाते हुए कहती है कि आप इनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको भी जीवन जीने का अधिकार है, इनकी क्षेत्र भूमि को आप इस तरह से पट्टे पर नहीं दे सकते हैं जिससे वायलेंस हो रहा है अनुच्छेद 21 का। और धीरे धीरे ये व्यवस्था बढ़ते बढ़ते चली जा रही थी, और आगने वाले समय में एसटी के क्षेत्रों से हट करके एसटी के क्षेत्रों में घुसने की बात थी, यानी कि अब जो है संविधान की 6ठी अनुसूची खतरे में थी और संविधान की 5वीं अनुसूची खतरे में पहले से ही थी। तो इसलिए कहा गया भाई ये मामला था 1997 का, ठीक है। इस मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भाई समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना जो है संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? 1909, मैंने अभी देखो फिर कहा था 1909 में। देखो 1909 में भारत का वायसराय कौन है? अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है, देखो संविधान, इतिहास जब खत्म होता है, इतिहास जब टूटता है, यानी कि इतिहास जब अपने अंतिम पड़ाव पे होता है तो वो संविधान को जन्म देता है। अगर आपको इतिहास के अंतिम पड़ाव में वायसराय गवर्नर याद हैं तो संविधान के शुरुआती चैप्टर जो अधिनियम वाले हैं वो आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगे, उनमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो हम बात करते हैं यहां पे, वो उसने एक साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है 1909 ही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर हम 1909 की बात करते हैं तो एक वायसराय हैं मिंटो, बंगाल विभाजन के समय कर्जन है और कांग्रेस विभाजन के समय मिंटो, ठीक है। एक शॉर्टकट थी मिंटो, कांग्रेस जो है मिंटो खा करके कांग्रेस बट गई, मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तो मिंटोस खा के कांग्रेस बट गई, ये याद रखिए। तो मिंटो के समय में कांग्रेस का विभाजन जो 1907 सूरत अधिवेशन होता है वो मिंटो के समय में होता है, लेकिन बंगाल विभाजन जो होता है वो कर्जन के समय में होता है। तो याद रखिए कर्जा इतना ले लिया हमने कि बंगाल जो है विभाजित करना पड़ा, कर्जा इतना ले लिया कि बंगाल विभाजित करना पड़ा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, आप मिंटो में आएंगे। तो मिंटो कहां लिखा हुआ है ऑप्शन में? मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अभी आपने देखा क्या था 1919, साइमन कमीशन 1928, ठीक है। ये देखिए 1900, ये 19 हो गया, ये क्या है 1928 हो गया, ये क्या है 1942 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? बचा सिर्फ मार्ले मिंटो सुधार ना। तो मार्ले मिंटो सुधार आपका ये है राइट आंसर, ये आता है 1909। ऑप्शन आपका क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करता है, तो राइट आंसर क्या हुआ? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र व संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? फिर वही बात आ गई, अभी इस प्रश्न को हमने देखा, केंद्र व संघ, संघ मैंने आपको समझाया था कहां से लिया गया था, संघ कनाडा से लिया गया था। सीधा आंख बंद करके मारिए, कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। संघ की बात आई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आता समवर्ती, बात खत्म। दक्षिण अफ्रीका से क्या है? दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चुपचाप आंख बंद कर। ब्रिटिश संविधान से क्या है? ब्रिटिश संविधान से अनुच्छेद 14 में समता,
का अधिकार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिसका सपना देखा था। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिन बातों को हमने संविधान में शामिल किया प्रस्तावना में, जिन पर 5 शब्दों पर जोर दिया, वो पहले हमारे क्या थे? अभिव्यक्त की बात थी, हमने सोच रखा था और हमारे सपने साकार हो गए। यह कथन किसने कहा? तो जाहिर सी बात है, आपको लगता होगा, आप ऑप्शन तुक्का मारेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि गलत हो जाएंगे तुरंत। तो अंबेडकर ने यह बात नहीं कही, अंबेडकर ने इसको कतई नहीं कहा था। अंबेडकर जी के संदर्भ जो है संविधान के प्रति लेकर के कहा जाए, ये पितामह जरूर है संविधान के, तो ये तो हो नहीं सकते। एन गोपालास्वामी अयंगर, ये एन गोपालास्वामी अयंगर की बात करते हैं। तो संविधान सभा में एक समिति बनी थी, इसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो एक समिति बनी, किसका नाम था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति को कहते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति यानी कि मसौद समिति, यानी कि मसौदा समिति बनी। फिर एक समिति आई, इसी को कहते हैं हम, मसौदा को बोलते हैं इसको पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति बनती है। ये तीनों समितियां जब होती है, इसी का नाम ही है, इसे में इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी। अब इस समिति में 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर टोटल हैं। इसमें 7 मेंबर की बात करें तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर नाम एक आ गया, इन्हीं के सहयोगी हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही। के एम मुंशी भी इसी में है, सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, और यही बंदे हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि जो हम लोगों की विचारधारा थी वो कंप्लीट हुई। इनके ये शब्द थे। इसमें अभी आएंगे एक जो है मुस्लिम हैं, मोहम्मद सादुल्लाह, इसमें एक वो नाम आएंगे। फिर इसमें डीपी खेतान आते हैं, टीटी कृष्णमचारी आते हैं। ठीक है, ये 2 विशेष नाम हैं जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, बी.एल. मित्तल के स्थान पर, एन माधवराव के स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली, संविधान सभा की पहली बैठक, सिर्फ यहां नई दिल्ली जोड़ दिया है और इस प्रश्न में कोई कुछ बात ही नहीं है भाई। संविधान सभा की पहली जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को सोमवार के दिन प्रातः काल 10 बजे संसद भवन के केंद्रीय भवन में हुई थी। केंद्रीय भवन वर्तमान में है, इसको उस जमाने में पुस्तकालय कहते थे, यानी कि अब इसको पुस्तकालय कहा जा रहा है। पहले इसका नाम केंद्रीय भवन था। जब ये संविधान की बैठक हुई थी, इसी केंद्रीय भवन को अब पुस्तकालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। सभी बड़े जितने भी हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी पुस्तकें हैं, इनको उसमें रख करके संग्रहालय बना दिया गया है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि भैया 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। कोई इसमें कंफ्यूजन, इसको हम पहली बैठक ना कह करके इसको हम कह सकते हैं उद्घाटन सभा। ठीक है, उद्घाटन सभा। यहां एक बात और भी जान लीजिए, ये पहली बैठक है। क्या है ये? पहली बैठक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भैया, इसी के बाद अगर पहले कहें तो 6 दिसंबर 1946 को इसे बोलते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। आपसे इस बार अगर ये प्रश्न कर दिया संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो मेरे भाइयों आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कहिएगा कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था। इसमें कुल कितने? 389 सदस्य चुने गए थे। क्लियर? इसका विशेष ध्यान रखिएगा, गठन वाली बात है ये। गठन होगा, बाद में फिर हम बैठक करेंगे कि भाई आज गठन हो गया, अब कंटिन्यू हम संविधान पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और
उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को किस प्रावधान के तहत सृजित किया गया, यानी कि इसको कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने इंग्लैंड से अपनाई है, और संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था में ही लोकसभा है, राज्यसभा है, और लोकसभा है तो वहां पर स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, यानी कि डिप्टी जो उसमें बात करते हैं। तो ये व्यवस्था ली किससे गई है, तो अंग्रेजों का ही पूरा भारतीय संविधान पे प्रभाव रहा। वो चुपचाप सिर्फ भारत सरकार अधिनियम 1935 है भैया, ये नहीं है, ये मत टिक करिएगा, ये टिक हो गया है मुझसे, उसके लिए क्षमा करिएगा। 1935 भारत शासना अधिनियम से हमने इसको लिया है। कौन सा, लोकसभा में स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का पद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, बच्चों वाला प्रश्न है दोस्त। उस जमाने में यानी कि 2021 में अगर हम बात करें, कोविड के बाद की इसमें पहले की कहानी है, तो इसमें सिंपल सा प्रश्न है कि भाई संविधान सभा को कब अपनाया गया है। तो संविधान सभा को सिंपल उत्तर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक, हम जब प्रस्तावना की अंतिम लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिति मार्ग शुक्ल संवत विक्रम सप्तमी 2006 को हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, विक्रम संवत 2006 26 नवंबर, उसमें यह बात स्पष्ट शब्दों में लास्ट लाइन में लिखी है प्रस्तावना के अंतिम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहां पे संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना की शुरुआत करें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, घटी घटना को क्रम में लिखें। अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया, राष्ट्र ध्वज अंगीकृत किया गया, पहले कौन किया गया, फिर सी कह रहा है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और स्वीकार किया गया, फिर उसके कह रहे हैं जनगण मन राष्ट्रगान। अरे भैया आपको सबका सन याद होगा तो काम में बन जाएगा अपने आप। देखिए इसका अगर हम कहें तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका संकल्प सर्वसम्मति से अपनाई गई थी। उद्देशिका को हम 22 जनवरी 1947 को अपनाते हैं। 22 जनवरी, ठीक है, जनवरी 22 आने वाली है और 22 जनवरी को अब 2014 से हम इसको बहुत मना रहे हैं। 2014 से कहते हैं राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे। ठीक है, तो 22 जनवरी को राम आए थे, ऐसे याद रखिए 22 जनवरी को राम आए थे, संविधान की प्रस्तावना लाए थे। कौन आए थे, 22 जनवरी को राम आए, संविधान की प्रस्तावना लाए। ठीक है, कब लाए, 1947 में प्रस्तावना अपना ली गई थी। ठीक है, ध्वज हमारा जो अपनाया गया वो भी डेट बड़ी अच्छी है, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्र ध्वज तिरंगा अपनाया। ठीक है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत किया गया, संविधान सभा यानी संविधान को संविधान सभा द्वारा, हम पीछे देख चुके हैं क्वेश्चन में भैया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। ठीक है, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, स्वीकार किया गया। अब जनगण मन अधिनायक जय है भारत का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम अगर हम कहें तो इसे गाया गया 24 जनवरी और इसे कहते हैं 1950। संविधान सभा की जब अंतिम बैठक थी तो उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950। ठीक है, और उसी दिन हम लोगों ने क्या अपनाया, इसको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाया था, वंदे मातरम, जो अभी हाल ही में देखा बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा पहुंचा था कि वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई गई और हमें आपको वंदे मातरम भी नहीं याद है। तो देखा हो, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1950 को अपनाया गया। अब आप जोड़ लीजिए, तो जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है उसी क्रम में उत्तर है भाई, ABCD। तो अब ढूंढिए इसमें कहां है ABCD। ABCD ये रहा,
हो गया। अगर भाई साहब आपको सन याद है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जीएस में सबसे बड़ी चीज है आपको डेट और वर्ष पे पकड़ होनी चाहिए। डेट और वर्ष पे पकड़ है भाई साहब तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन कैसे कटते हैं, यानी कि ऑप्शन कैसे बाहर निकालें। ऑप्शन देखिए अपने आप निकल गया बाहर, अपने आप उत्तर छट के आ गया। हमको पता है तो हमने निकाल लिया। बस आप भी करिए यही, अवध कोचिंग से जुड़े रहिए, आपका कल्याण होता रहेगा। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स समिति थी। यही क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था कि यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 की मीटिंग का पेपर है ये। अब इसमें दिक्कत क्या आई कि कुल कितनी समितियां थी, यहां पे बताया जा रहा है इस संविधान सभा में संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी। तो भैया ये तो बताओ, छोटी कितनी, बड़ी कितनी, या कुल कितनी, पूछना क्या चाहते हो बताओ भाई, पूछना क्या चाहते हो। तो इस पर क्या है, अभी जाकर के आप चेक कर लीजिए किसी भी बुक में जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवीआईक्यू आपके पास हो, किसी भी प्रकाशन का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां प्रचार करने के लिए, किसी का नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है। आप जाकर के देख लीजिए भाई साहब, इसका आंसर स्टार बना के लिखा होगा। इसका आंसर जो है क्लियर दिया ही नहीं। आयोग से प्रश्न आया था, क्योंकि जब आप पेपर देकर के आते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है 3 दिन तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन जिन जिन लोगों ने की, इस पर आयोग मौन है। आयोग इसलिए मौन है कि हम उत्तर ही क्या इसमें रखें भाई। संविधान सभा के अगर हम ऑप्शन बनाते कि समितियां कितनी होती तो आप कहते 8, ठीक है, 14, ठीक। अगर ये 2 ऑप्शन मिलते तो हम एक बार सोचते कि कौन सा लगाएं, लेकिन यहां ये 14 के बीच में 15, 13, 14 गायब है। और बड़ा अच्छा दोस्त यहां संबंध बनता है, संविधान में 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां और 14 जो है ये छोटी समितियां, ठीक है। 8 बड़ी, 14 छोटी, 14 8 कितना हुआ 22। टोटल कितनी 22 समितियां संविधान के निर्माण में बनी थी। अब देखो इसी से हम जाते हैं इतिहास में। अशोक के 8 स्तंभ लेख हैं। अशोक के 8 कितना है स्तंभ लेख हैं, ठीक। और 14 शिलालेख हैं। शिलालेख, ये रहा 14 शिलालेख, ठीक, क्लियर। अब देखो इतिहास में ये स्तंभ लेख हैं, 14 शिलालेख हैं। इधर संविधान में आते हैं, संविधान सभा में तो 8 बड़ी समितियां हैं और 14 छोटी समितियां हैं। तो इसका उत्तर क्या ही दिया जाए आप बताइए। ऑप्शन में जब नहीं है तो हम इसमें क्या टिक करा दें। तो इसका उत्तर जो आयोग ने उस समय दिया था, मैं भी भैया मौन होकर के चुपचाप स्टार बना करके आपका उत्तर टिक कर दिया मैंने। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 8 बड़ी समितियां, 14 छोटी समितियां। ऑप्शन ये देते तो काम हमारा बन जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी। इसे अब किस नाम से जाना जाता है या डैश 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 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। अब किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक दर्जा दिया, तो भारतीय संविधान ने दिया। और किसने दिया भाई, सीधी सी बात है। तो इसमें ऑप्शन कहां है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय संविधान सभा, भारत सरकार अधिनियम। नहीं भाई, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संविधान हमारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आता है, कब, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947, 4 जुलाई 1947 को संसद में इंग्लैंड के पेश किया गया और 18 जुलाई को इसे स्वीकार कर लिया गया। अब जब स्वीकारा गया तो भारत में गवर्नर जनरल और राज्य यानी राज्यों के जो गवर्नर थे उन्हें
संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि भाई ये मान्यता रहेगी इनकी। ओके, बाद में हम जब गणतंत्र होंगे, जब हमारा संविधान बन जाएगा, तब हम इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर देंगे। समाप्त कब करेंगे? देखो 25 जनवरी 1950 की मध्यरात्रि जब कहता हूं मैं, तो मुझे मोदी जी याद आते हैं। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद मध्यरात्रि, तो ये जो मध्यरात्रि है, मध्यरात्रि तक क्या रहा? ये गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में रहा। जैसे ही 12 बजे यानी कि नया दिन एएम लगा, तुरंत क्या हो जाता है? ये पद समाप्त होकर के राष्ट्रपति पद में कन्वर्ट हो जाता है, राष्ट्रपति पद बन जाता है अब ये, यानी कि गवर्नर यानी कि वायसराय का पद खत्म। गवर्नर जनरल ही वायसराय बन गए थे। कब? 1858 के अधिनियम से। तो गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में कार्य करते थे, इनकी पावर बढ़ा दी गई थी। अब यही पद कब खत्म हो गया? ये पद खत्म होकर एक नया पद बन गया, और ये नया पद हमारे सामने है, ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा के कुल 11 सत्र हैं भाई साहब, सत्र की बात की जा रही है यहां पे। तो अंतिम सत्र जो है वो 24 जनवरी को 1950 को आयोजित किया गया है, जिस पर संविधान के हस्ताक्षर किए गए, और ये संविधान सभा ही संसद के रूप में टूट जाएगी। तो अंतिम सत्र कब है? 24 जनवरी 1950। ये अंतिम सत्र है भाई साहब। ये 24 जनवरी जो है बड़ी खतरनाक है। मैं आपका 2 मिनट समय यहां पर चाहूंगा, प्लीज कृपया कर इसे जरूर देखिए और कितनी बातों को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये 24 और ये रही जनवरी, ठीक है भैया। अब इसे करो बॉक्स में बंद। अब देखो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान की यानी संविधान सभा की लास्ट बैठक। देखो थ्योरी पढ़ने में कितना मजा आएगा, यही से समझ लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो 24 जनवरी 1950 की ही बात कर लेते हैं, यानी कि 1950 को ही राष्ट्रगान और यानी कि वह गीत, कौन? राष्ट्रीय गीत स्वीकारा गया। 24 जनवरी की ही बात करते हैं, तो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। फिर बात करते हैं 24 जनवरी को ही, देखिए 284, कितने लोग? 284 लोग आए थे, इन्हीं के साइन हुए। 24 जनवरी को ही संविधान सभा संसद के रूप में संसद रूप लिख दिया मैं, समझिएगा, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को ही, यानी कहें तो राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, चुनाव हुआ। 24 जनवरी को ही 1950 को ही वायसराय पद समाप्त, वायसराय पद समाप्त। 24 जनवरी अगर बात करते हैं 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला पीएम बनी, भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी बनी। फिर 24 जनवरी को ही देखिए एक घटना और घटती है। 24 जनवरी 2009 से
राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस ये मनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है, लग रहा है देखने में, लेकिन उससे अच्छा कहीं है ये याद करने में। अगर याद हो गए तो इसमें से एक प्रश्न तो पेपर में मिलना ही मिलना है मेरे भाई। अगर आपको इतना याद हो जाता है, ये 24 का आंकड़ा दिमाग में भर लीजिए एकदम कि 24 जनवरी का कितना खेल है, 24 दिसंबर का कितना खेल, 24 24 24 24 रट डालिए। अगर याद हो जाता है मित्र मेरे भाई, तो 24 का डाटा भूलिएगा नहीं, 24 लिखिए और दशमलव लगा दीजिए, आगे परसेंट लगा दीजिए। तो 2.4% भारत की जमीन जो है, भारत का क्षेत्रफल है भैया, विश्व का क्षेत्रफल। याद आ रहा है? पृथ्वी पर जितने देश हैं उन देशों में 2.4% जो जमीन है वो भारत के पास है, पूरी पृथ्वी का। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है जो परसेंट में है, कितना? 2.4। पॉइंट हटाइए, 24 याद कर लीजिए। 24 याद हो गए तो जनवरी याद होगी, जनवरी याद होगी तो ये बातें इतनी याद हो गई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? कौन सा भारत के संविधान के बारे में कथन सही है भाई? कथन कह रहा है, पहला, यह संविधान में किसी भी यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ऑप्शन दोनों यानी कि कहीं सही कूट का चयन कीजिए। अब ये 3 दिए हैं, तो या तो ए सही है, या तो ए और बी दोनों सही है, या तो अब इसमें से बहुत से ऑप्शन बनाए जाएंगे इसे। तो सही क्या है? यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबा संविधान यानी लिखित संविधान है। इस लाइन पे गौर करिएगा, यानी कि ये क्या कहा जा रहा है? लिखित संविधान है। तो भाई ये लाइन तो सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं भैया। अभी देखिए कितना मुद्दा चला था जब चुनाव 2024 से पहले, अब की बार 400 पार, और फिर विपक्ष ने क्या कहा? अगर 400 पार इनका आया तो संविधान को बदल देंगे। भैया मेरे, संविधान को बदल नहीं सकते हैं आप। संविधान को बदलना इतना आसान ही नहीं है। संविधान इस कदर बना है कि संविधान को बदलना, ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि विपक्ष की सरकार का मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा था जो सक्सेस रहा। मैं यहां पक्षपात नहीं कर रहा हूं, ये मत समझिए किसी सरकार का मैं पक्षपात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि संसदीय व्यवस्था में जो हमारे भारत की संसद है, उसमें संविधान में खुद ये बात मेंशन है कि संसद इसका निस्तारण नहीं कर सकती है, संसद इसे समाप्त नहीं कर सकती है, किसी कीमत पर नहीं कर सकती है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये भी नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि एक संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। भैया हमारे देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रधान संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी, कोई संस्था नहीं है, कोई संस्था है ही नहीं। अगर सोचो सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में बाप है ना, सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा ताकत दिखाएगा, संसद उसको मार के बैठा देगा, ए बैठ। संसद में अगर बात करें, संसद सोचे अपने आप को हम जो है बड़े 30 मार्खा हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके बनाए कानूनों पर चैलेंज कर देगा। चैलेंज हुए नहीं क्या? ऐसे कानून बदले गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दिए, फिर बाद में उसको बदले गए हैं कानून के तहत। तो भैया ये भी नहीं होगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू हमारे पास सिर्फ केवल एक सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन, डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, यानी कि मत डालने का अधिकार दिया गया। अब देखो ये कह रहा है 1947 का एक्ट है, फिर कह रहा है 1909 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, और फिर कह रहा है 1919 का एक्ट है। तो भैया मेरे, आप इतना जानते हैं कि जब काला कानून आया था यानी कि 1919, इसे कहते हैं रोलट एक्ट। अब देखो इसे क्या कहते हैं, ये है रोलेट एक्ट।
और इसे ही हम नाम पढ़े थे पीछे क्वेश्चन, मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसी के तहत पहली बार भारतीयों को, यानी कि हम भारतीय लोगों को पहली बार भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये वोट का, लेकिन क्या कह रहा है, आधार पर मताधिकार दिया गया किसको, कुछ सीमित लोगों को संपत्ति, कर और शिक्षा पर, ठीक है, अधिकार दिया गया वोट देने का। और इसमें महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला। किसको, महिला को, भैया महिला को मत देने का अधिकार मिला। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार 1895 के अधिनियम में था। यहां पर हमको बोलने का मौका मिला है। और यहां पर हम द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि विधानसभा, यानी कि अगर बात करें तो उसकी बात यहां पे की जाएगी और खुलने की बात चलेगी। तो ये कब की बात है, 1919 भारत सरकार अधिनियम की बात कही जा रही है। ठीक, समझ में आया? चलिए, थैंक यू क्लास।